नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। नेशनल वॉइस भी बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है। आज हम बापू के जीवन पर हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, उनके आदर्शों और विचारों को आपके सामने रखेंगे। आखिर कैसे एक महात्मा ने सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजाद कराया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। लेकिन क्या बापू के सपनों का भारत, हमारा देश बन पाया है? इस पर भी नजर डालेंगे। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। बापू दिखने में तो एक साधारण से इंसान थे, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ईंट से ईंट बजा दी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। देश आज आज़ाद है तो बापू के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उनके सत्याग्रह आंदोलन की बदौलत। आपको बताते हैं कि कैसे करमचंद गांधी बने महात्मा गांधी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तारीख 2 अक्टूबर साल 1869। स्थान गुजरात का पोरबंदर शहर। एक महात्मा का जन्म। नाम मोहनदास करमचंद गांधी। काम अंग्रेजों से दिलाई भारत को आजादी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी हां, पूरे विश्व को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाने वाले एक महात्मा का जन्म भारत के पश्चिम में समुद्र तट के किनारे मौजूद सौराष्ट्र के पोरबंदर शहर में हुआ। साल 1869 में 2 अक्टूबर की सुबह करमचंद गांधी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहनदास रखा गया। मोहनदास के पिता करमचंद काठियावाड़ की छोटी सी रियासत के दीवान थे, जबकि उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी, जो पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। मोहनदास के जीवन में उनकी माता का प्रभाव सबसे ज्यादा था। 6 साल की उम्र में मोहनदास को पास के ही एक पाठशाला में दाखिला दिलाया गया, जहां पर छोटी उम्र में ही उनकी प्रतिभा देखकर शिक्षक प्रभावित थे। बचपन से ही किताबें मोहनदास की साथी थी। जब मोहनदास 7 साल के हुए तो उनके पिता ने पोरबंदर छोड़ दिया और वो राजकोट चले गए। जहां मोहनदास की आगे की पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन 13 साल की छोटी उम्र में ही मोहनदास की शादी कस्तूरबा बाई से हो गई। 1887 में मोहनदास ने अहमदाबाद केंद्र से मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन पहले ही सत्र के आखिर में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए विलायत जाने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। 18 साल की उम्र में मोहनदास ने बिरादरी के रूढ़िवादी बुजुर्गों के विरोध के बावजूद 4 सितंबर 1888 को बंबई से विदेश को प्रस्थान किया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। 6 नवंबर 1888 को मोहनदास ने बैरिस्टर बनने के लिए इनर टेम्पल में दाखिला लिया, जहां पर वो लंदन के शाकाहारी मंडल के सदस्य बने और कई विद्वानों के संपर्क में आए। मोहनदास के जीवन पर भगवत गीता के दूसरे अध्याय ने सबसे ज्यादा असर डाला। सबको सम्मति दे भगवान। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वो भारत लौट आए, लेकिन बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र दिया, जो स्वीकार नहीं हुआ। जिसके बाद वो राजकोट पहुंच गए, जहां पर वो जरूरतमंदों का मुकदमा लिखते थे।
लेकिन अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें ये कारोबार भी छोड़ना पड़ा। साल 1893 में एक भारतीय फर्म से दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में 1 साल के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया, जहां पर उन्होंने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकार के लिए संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भेदभाव का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैट टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गईं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान और उनकी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। तमाम दुश्वारियों के बाद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। साल 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक और जातीय एकता का निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन की याद में 400 किलोमीटर तक का सफर अहमदाबाद से दांडी तक किया गया और खुद नमक का उत्पादन किया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला ये एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी, जिसके लिए गांधी जी ने हमेशा संघर्ष किया। यही नहीं, गांधी जी ने समाज में छुआछूत के खिलाफ भी अभियान चलाया और गांधी जी ने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वो भगवान की संतान मानते थे। 8 मार्च 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्म शुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाला उपवास किया। गांधी जी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उनको बंबई में 9 अगस्त सन 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पुणे के आगा खां महल में 2 साल का बंदी बना दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की 22 फरवरी 1942 को मृत्यु हो गई। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दमन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा।
इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। भारत के इतिहास में वो काली रात कोई भी नहीं भूल सकता, जब 30 जनवरी 1948 की रात में दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को 2 अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब ये मांग उठने लगी कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए और मुस्लिमों और हिंदू नेताओं ने इस पर असंतोष व्यक्त किया और एक दूसरे के साथ समझौता करने से मना करने लगे, तो गांधी जी को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने दिल्ली में अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा को सभी के लिए तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो हिंसा को भूलकर शांति लाएंगे, जिसमें इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। जिसके बाद गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन गांधी जी के इस कदम का गोडसे और उसके साथी विरोध कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने गोली मारकर बापू की हत्या कर दी। राजघाट पर गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई, तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। राजघाट पर ही महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। बिरला भवन, जहां पर महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसका अधिग्रहण करके भारत सरकार ने साल 1973 में गांधी स्मृति के रूप में जनता के लिए खोल दिया। ये उस कमरे को सजोए हुए है जहां गांधी ने अपने आखिर के 4 महीने बिताए, और वो मैदान भी जहां रात के टहलने के लिए जाते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। एक शहीद स्तंभ उस जगह को चिन्हित करता है जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता थे। वो सत्याग्रह के जरिए अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई सालों तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, लेकिन सभी विपरीत परिस्थितियों में गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती और सूत से बनी शॉल पहनी, जिसे वो खुद चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी संदेश में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। तब से गांधी जी को देश ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। 15 जून 2007 को यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव में घोषणा की गई कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने 30 जनवरी को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। साल 1996 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोटों को मुद्रण के अंकन के रूप में आरंभ किया। आज जितने भी नोट इस्तेमाल हो रहे हैं, उन पर महात्मा गांधी का चित्र है। विश्व भर के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं भी लगी हैं।
आज पूरा विश्व गांधी को शांति और अहिंसा के मसीहा के रूप में याद करता है, जिसने बिना किसी हिंसा के एक देश को आजाद करा दिया। और शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी भारत के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। बुजुर्ग हो या युवा, सब गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। सदियों तक बापू भारत की फिजाओं में ऐसे ही अमर रहेंगे। पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। बापू ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। इस महानायक के पदचिन्हों पर देश आज भी चल रहा है। लेकिन 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी के आदर्शों में स्वच्छता को सबसे ऊपर रखते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया। अगस्त सन 2014 को लाल किला की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की 150वीं जयंती को खास बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया तो देश भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया। क्या खास क्या आम, सभी लोग सड़कों पर झाड़ू लेकर निकल गए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा। 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से लोगों को रूबरू कराया और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू की स्वच्छता को लेकर सोच भी जनता के सामने रखी और जनता से अपील की कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश का हर गांव, हर शहर, हर गली और हर मोहल्ला स्वच्छ हो और यही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसके बाद ही मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की और सभी सांसदों को कहा कि उन्हें मिलने वाली सांसद निधि की रकम से वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले किसी एक गांव को गोद लें और उसे स्वच्छता से परिपूर्ण कर एक आदर्श गांव बनाएं। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। महात्मा गांधी को समर्पित इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से की। यहाँ मोदी ने खुद झाड़ू लगाकर भारत को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वच्छता के इस अभियान में शामिल होकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। यहाँ के बाद पीएम सीधे इंडिया गेट पहुँचे
जहां से उन्होंने लोगों को देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने और अपने आसपास का इलाका साफ रखने की शपथ दिलाई। पूज्य बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीक होंगे। और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। शपथ लेंगे ना? आप शपथ लेंगे? ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? कोई कोताही नहीं बरतेंगे? मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और